ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो शुरू होती है जन्म से पहले, गुजरती है जिंदगी के हर पड़ाव से और शायद मृत्यु के बाद भी ख़त्म नहीं होती। इस 10 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम खोजेंगे इंसान के एग्जिस्टेंस से जुड़े सबसे बड़े सवालों को। हम कौन हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हमारी लाइफ सिर्फ ब्रेन, जीन्स और न्यूरॉन्स का नतीजा है या इसके पीछे कोई और गहरी रियलिटी छिपी हुई है? इस जर्नी में हम जानेंगे कि मॉडर्न साइंस कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहती है और हज़ारों साल पुरानी स्पिरिचुअल विजडम इस रहस्य को कैसे देखती है। हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस, फ्री विल, डेस्टिनी, कर्मा, डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, रीइंकार्नेशन और उस संभावना की कि शायद हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है। लेकिन ये सीरीज आपको किसी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहेगी और ना ही ये किसी रिलीजन को सही या गलत साबित करने की कोशिश करेगी। हर एपिसोड में हम साइंटिफिक रिसर्च, फिलॉसफी और एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम को एक साथ रखकर देखेंगे ताकि आप खुद तय कर सके कि रियलिटी की असली तस्वीर क्या हो सकती है। और जब हम इस जर्नी के आखिरी एपिसोड तक पहुंचेंगे तो हम सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। क्या लाइफ सिर्फ बर्थ और डेथ के बीच का सफ़र है या फिर सोल की एक अनंत जर्नी का सिर्फ एक चैप्टर? तो आइए इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू जर्नी ऑफ द सोल। कभी आपने सोचा है आपके अंदर एक हिस्सा है जो कभी नहीं बदला? जब आप बच्चे थे तब भी वो था और आज भी वो वैसा ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपकी बॉडी का हर सेल बदल जाता है, आपके थॉट्स, आपकी बिलीव्स हर दिन हर पल बदलते हैं, यहाँ तक कि आपकी मेमोरीज, साइंस कहता है कि वो भी रीराइट होती रहती हैं। तो अगर सब कुछ बदल रहा है, शरीर, मन, यादें, सब कुछ, तो फिर वो कौन है जो इन सब बदलावों को एक्सपीरियंस कर रहा है? वो मैं कौन है जो हमेशा से है? क्या ये मैं सिर्फ दिमाग का एक पैटर्न है, एक इल्यूजन, या ये कुछ और है, एक गहरा सच जिसे साइंस अब एक्सप्लोर कर रहा है और हजारों सालों से विजडम ट्रेडिशंस जिसकी तरफ इशारा करती आई है? ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, ये सवाल आपके अपने होने के एहसास का है। हु एम आई? तो ये जो मैं होने की फीलिंग है, ये इतनी सॉलिड लगती है, इतनी रियल। पर अगर हम इसे करीब से देखें तो ये मैं आखिर बना किस चीज़ से है? पहला जवाब आता है हमारा शरीर, माय बॉडी। लेकिन साइंस हमें बताती है कि आपका शरीर एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपकी स्किन की आउटर लेयर हर कुछ हफ्तों में पूरी तरह नई हो जाती है। आपके रेड ब्लड सेल्स लगभग 120 दिनों में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि आपका कंकाल, आपका स्केलेटन जो इतना ठोस लगता है, वो भी करीब 10 साल के साइकिल में खुद को पूरी तरह रीमॉडल कर लेता है। तो जिस शरीर को आप 10 साल पहले मैं कहते थे, वो बायोलॉजिकल लेवल पर अब मौजूद ही नहीं है। चलिए, शरीर तो बदल रहा है, पर मेरा दिमाग, मेरी पर्सनालिटी, मेरे विचार, वो तो मैं ही हूँ, राइट? यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। आपका ब्रेन कोई फिक्स्ड हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक डायनामिक लिविंग नेटवर्क है जो अपनी वायरिंग लगातार बदलता रहता है। जब भी आप कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई नई भाषा या कोई नया इंस्ट्रूमेंट, आपके ब्रेन में फिजिकल मेजरेबल चेंजेस होते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने कमज़ोर पड़ते हैं। यहाँ तक कि लाइफ के बड़े एक्सपीरियंसेस, खुशी या गम, आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी आदतें, आपका सोचने का तरीका, ये सब भी पत्थर की लकीर नहीं है, ये भी बदल रहे हैं। तो अगर मेरा शरीर मैं नहीं हूं और मेरा दिमाग भी लगातार बदल रहा है, तो फिर क्या बचा? मेरी यादें, माई मेमोरीज। शायद मैं अपनी यादों का कलेक्शन हूं, द सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। ये आइडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। ये एक पेंटिंग की तरह है जिसे आप हर बार याद करते हुए दोबारा बनाते हैं। हर बार जब आप किसी पुरानी याद को एक्सेस करते हैं तो आपका ब्रेन उसे जस का तस प्लेबैक नहीं करता, वो उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है। और इस प्रोसेस में नई इंफॉर्मेशन, आपके करंट इमोशंस और आपकी बिलीव्स उस याद को बदल सकती है।
कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने यह भी दिखाया है कि लोगों के दिमाग में पूरी तरह से झूठी यादें इम्प्लांट करना पॉसिबल है, ऐसी घटनाएं जो कभी हुई ही नहीं। अब सोचिए, अगर हमारी यादें इतनी अनरिलायबल है, इतनी चेंजेबल है, तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी की पूरी बुनियाद उन पर रख सकते हैं? तो यहाँ एक गहरा पैराडॉक्स खड़ा होता है। आपका शरीर नया है, आपके ब्रेन के कनेक्शंस बदल चुके हैं, आपकी यादें तक रिलायबल नहीं है, फिर भी आपको एक डीप अनशेकेबल फीलिंग है कि आप वही इंसान हैं जो आप बचपन में थे। वो एक कंटिन्यूअस मैं है जो इन सारे बदलावों का गवाह रहा है। ये कौन है? ये ऑब्जर्वर कौन है जो शरीर, मन और यादों के इस बदलते हुए लैंडस्केप को देख रहा है? एंशिएंट ग्रीस में एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है, द शिप ऑफ थीसियस। एक जहाज है जिसके लकड़ी के तख्ते एक एक करके बदले जाते हैं। जब आखिरी तख्ता भी बदल दिया जाता है तो क्या वो जहाज वही रहता है या वो एक नया जहाज बन चुका है? ये सवाल बिल्कुल हमारे जैसा है। कुछ फिलोसोफर्स जैसे डेविड ह्यूम कहते थे कि कोई परमानेंट सेल्फ है ही नहीं। अगर हम अपने अंदर झांके तो हमें कोई एक मैं नहीं मिलता। हमें सिर्फ विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस का एक बंडल मिलता है जो एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन दूसरी तरफ कई ईस्टर्न फिलॉसफीज जैसे अद्वैत वेदांता एक अलग जवाब देती है। वो इस अनचेंजिंग ऑब्जर्वर को साक्षी कहती है, द विटनेस। ये साक्षी वो प्योर अवेयरनेस है जो मन की सारी एक्टिविटीज, विचार, भावनाएं, यादें को बस देखती है बिना उनसे आइडेंटिफाई किए। जैसे एक स्क्रीन जिस पर मूवी चल रही है। स्क्रीन मूवी का हिस्सा नहीं है, वो बस मूवी को होने की जगह देती है। इस व्यू के हिसाब से हम वो बदलते हुए विचार या भावनाएं नहीं हैं, हम वो साइलेंट अवेयरनेस है जिसके बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है। तो क्या हमारा मैं बस दिमाग में चल रही परसेप्शंस की एक तेज स्ट्रीम है, एक इल्यूजन? या फिर इन सब बदलावों के पीछे सच में कोई है, एक शांत स्थिर ऑब्जर्वर जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा? तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो साक्षी है, क्या साइंस इसे ढूंढ सकता है? क्या हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के इस घने जाल में वो मैं कहीं बैठा है? साइंस की अप्रोच इस सवाल को लेकर बहुत सिस्टमैटिक है। वो सीधे सीधे कॉन्शियसनेस को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। इंस्टेड वो ढूंढती है न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस या NCCs। इसका मतलब है ब्रेन की वो मिनिमल एक्टिविटी जो किसी भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है। इसे ऐसे समझिए, इमेजिन आपकी एक आँख को एक घर की इमेज दिखाई जाए और दूसरी को एक चेहरे की। आपका ब्रेन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। आपकी परसेप्शन स्विच होती रहेगी, कभी घर कभी चेहरा। साइंटिस्ट्स fMRI या EEG लगाकर देखते हैं कि जब आपकी एक्सपीरियंस घर से चेहरे पर स्विच होती है तो ब्रेन में एग्जैक्टली क्या बदलता है। वही स्पेसिफिक बदलाव उस एक्सपीरियंस का NCC है। इस सर्च ने हमें ब्रेन के कुछ की एरियाज तक पहुंचाया है, जैसे पोस्टीरियर कॉर्टेक्स का एक हिस्सा जिसे अब हॉट जोन कहा जाता है, जहां ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इन NCCs के आधार पर कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बहुत पावरफुल थ्योरीज बनाई गई है। एक है ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी। ये कहती है कि हमारा ब्रेन एक अंधेरे थिएटर की तरह है, जहां स्टेज पर बहुत सारी अनकॉन्शियस प्रोसेसेस चल रही है। कॉन्शियसनेस एक स्पॉटलाइट की तरह है। जिस भी इंफॉर्मेशन पर यह स्पॉटलाइट पड़ती है वो ग्लोबली अवेलेबल हो जाती है, यानी ब्रेन के बाकी हिस्से उसे देख सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं और उसे मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने का एक मैकेनिज्म है। एक और पावरफुल आइडिया है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी या IIT। ये थ्योरी कहती है कि कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी है। कोई भी सिस्टम, चाहे वो ब्रेन हो या कुछ और, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होगा, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक सिंगल यूनिफाइड होल की तरह प्रोसेस कर पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा कॉन्शियस होगा। इस कैपेसिटी को फाई नाम के एक मेजर से नापा जाता है। जिस सिस्टम का फाई ज़्यादा, वो ज़्यादा कॉन्शियस। ये प्रोग्रेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। साइंस हमें ये बता सकता है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, सिग्नल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कौन से न्यूरॉन्स फायर होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। ये सब थ्योरीज ये तो एक्सप्लेन करती है कि ब्रेन क्या करता है, पर यह नहीं बता पाती कि इस सब प्रोसेसिंग के साथ एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एक एहसास जुड़ा हुआ क्यों है। फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स इसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। चाल्मर्स कहते हैं कि इजी प्रॉब्लम्स वो हैं
जिन्हें साइंस इवेंचुअली सॉल्व कर सकता है, जैसे अटेंशन कैसे काम करता है, हम इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हम अपने इनर स्टेट्स के बारे में रिपोर्ट कैसे कर पाते हैं। ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी इन इजी प्रॉब्लम्स का एक बेहतरीन मॉडल है, लेकिन हार्ड प्रॉब्लम कुछ और है। वो ये है कि ये सब फिजिकल प्रोसेसेस आखिर महसूस क्यों होते हैं? Why does it feel like something? दर्द की फीलिंग में ऐसा क्या है जो सी फाइबर्स के फायर होने की साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में नहीं है? लाल रंग को देखने का जो एहसास है वो लाइट की वेवलेंथ की फिजिक्स से पैदा कैसे होता है? ये जो सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है जिसे क्वालिया कहते हैं, ये कहाँ से आती है? साइंस हमें ब्रेन की पूरी फंक्शनिंग दिखा सकता है, एक एक न्यूरॉन की फायरिंग, एक एक केमिकल रिएक्शन, पर उस पूरी चेन के आखिर में जहाँ ऑब्जेक्टिव फिजिकल प्रोसेस एक सब्जेक्टिव फर्स्ट पर्सन फीलिंग में बदल जाता है, वहाँ एक खाली जगह है, एक एक्सप्लेनेटरी गैप। और ये गैप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम सवाल ही गलत तरीके से पूछ रहे हैं। शायद कॉन्शियसनेस वो चीज नहीं है जिसे ब्रेन बनाता है। तो साइंस अपनी पूरी ताकत के बावजूद यहाँ एक दीवार से टकरा जाती है। द हार्ड प्रॉब्लम सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम ये सवाल ही गलत दिशा से पूछ रहे हों? हजारों साल पहले जब न्यूरोसाइंस का कोई नामो निशान नहीं था, भारत में बैठे ऋषि मुनि इसी एक सवाल से जूझ रहे थे। हु इज दिस ऑब्जर्वर? ये देखने वाला कौन है? उपनिषद्स में इसका एक बहुत गहरा जवाब मिलता है। वो कहते हैं कि आपका असली मैं ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बदलते हुए विचार और भावनाएं नहीं है। आपका असली स्वरूप है आत्मन, प्योर अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस। इसको समझने के लिए उन्होंने साक्षी का कॉन्सेप्ट दिया। साक्षी यानी द विटनेस। सोचिए, आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह है। सुख, दुख, गुस्सा, खुशी, ये सब स्क्रीन पर चल रहे सीन हैं। फिल्म में आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, इमोशनल ड्रामा हो सकता है, लेकिन स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता। द स्क्रीन इज ऑलवेज अनटच्ड। वेदांत के अनुसार आप वो फिल्म नहीं है, आप वो स्क्रीन है, वो साइलेंट अवेयरनेस जो बस देख रहा है। 20वीं सदी के महान संत रमन महर्षि ने इसी पर बेस्ड एक बहुत सिंपल मेथड दिया, सेल्फ इंक्वायरी। जब भी मन में मैं का विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस पूछो, हु एम आई? ये मैं कौन है? ये सवाल जवाब पाने के लिए नहीं है, ये अटेंशन को वापस उसके सोर्स की तरफ मोड़ने का एक टूल है, विचारों से हटकर उस अवेयरनेस की तरफ जो इन विचारों को देख रहा है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। इवन इन एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध ने जब अपने भीतर झांका तो उन्हें ऐसा कोई परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ नहीं मिला। उनकी टीचिंग, जिसे अनत्ता या नो सेल्फ कहते हैं, ये सिखाती है कि मैं जैसी कोई ठोस चीज़ है ही नहीं। ये बस विचारों, सेंसेशंस और परसेप्शंस का एक लगातार बहता हुआ झरना है, एक इल्यूजन जो इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर बनता है। इंटरेस्टिंगली, लगभग 2000 साल बाद स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने भी बिल्कुल यही बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने अंदर सेल्फ को ढूंढता हूँ तो मुझे सिर्फ परसेप्शंस का एक बंडल मिलता है, गर्मी, सर्दी, प्यार, नफरत, पर इन सबको एक्सपीरियंस करने वाला कोई एक सिंगल आई कहीं नहीं मिलता। तो हमारे पास दो बिल्कुल ऑपोजिट जवाब है। एक तरफ है आत्मन, द अल्टीमेट इटर्नल सेल्फ, और दूसरी तरफ है अनत्ता, द अल्टीमेट नो सेल्फ। द मिस्ट्री डीपन्स। और ये बहस आज भी जिंदा है, एंड इट्स टेकिंग अ फैसिनेटिंग न्यू टर्न इन मॉडर्न फिलोसफी। एक रेडिकल आइडिया है पैनसाइकिज्म। ये थियरी कहती है, व्हाट इफ कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन? व्हाट इफ कॉन्शियसनेस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स, जस्ट लाइक ग्रेविटी और मास? इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर या कुर्सी सोच सकते हैं। इसका मतलब है कि रियलिटी के जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, उनमें एक्सपीरियंस का एक बहुत ही प्रिमिटिव, सिंपल फॉर्म होता है। और हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन उस फंडामेंटल कॉन्शियसनेस को बस एम्पलीफाई और ऑर्गेनाइज करता है, जस्ट लाइक अ रेडियो रिसीवर ट्यून्स इनटू अ सिग्नल दैट्स ऑलरेडी इन द एयर। ये सुनने में अद्वैत वेदांता जैसा नहीं लगता कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसे वो ब्रह्मन कहते हैं, पहले से मौजूद है और हमारा दिमाग उस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने का बस एक इंस्ट्रूमेंट है। द ब्रेन इजंट अ फैक्ट्री दैट क्रिएट्स कॉन्शियसनेस, इट्स अ लेंस दैट फोकसेस इट। तो हम एक गहरी पहेली के साथ रह जाते हैं
क्या हम सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन्स हैं जिन्होंने किसी तरह महसूस करना सीख लिया? इज कॉन्शियसनेस जस्ट अ क्लेवर ट्रिक ऑफ एवोल्यूशन? या फिर अ मोर पोएटिक पॉसिबिलिटी, क्या हम एक कॉन्शियस यूनिवर्स का ही हिस्सा है जो हमारे थ्रू खुद को जानने और महसूस करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ आकर न्यूरोसाइंस और एंशिएंट मिस्टिसिज्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। तो हम एक फुल सर्कल में वापस आ गए हैं, लेकिन एक फ़र्क के साथ। जिस सवाल को लेकर हम चले थे, मैं कौन हूँ, वो अब और भी गहरा और भी मिस्टीरियस हो गया है। हमने अपने मैं को टुकड़ों में तोड़ा, शरीर, मन, यादें, और पाया कि वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। हमने साइंस को उसे ढूंढते देखा और हार्ट प्रॉब्लम की दीवार से टकराते देखा, और फिर हमने हजारों साल पुराने ज्ञान में झांका, जहां मैं या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। तो इसका जवाब क्या है? हु इज द आई दैट एक्सपीरियंसेस ऑल ऑफ इट? शायद जवाब किसी एक थियरी में नहीं है। अद्वैता वेदांता, बुद्धिज्म, पैनसाइकिज्म, ये सब उस एक ही चांद की तरफ इशारा करती उंगलियां हैं। शायद ये मैं कोई चीज़ नहीं है जिसे ढूंढा जा सकता है। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी फाउंड, इट्स द स्पेस इन विच एवरीथिंग इज फाउंड। याद है शुरू में हमने बात की थी आपके अंदर के उस हिस्से की जो कभी नहीं बदला, वो साक्षी, वो ऑब्जर्वर। व्हाट इफ वो आप नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां आप होते हैं। द ब्रेन इज इन द वन हु इज कॉन्शियस। The brain is what consciousness looks like when you look at it from the outside. ये खोज, ये सवाल, इसका अंत किसी जवाब पर नहीं होता। इसका अंत बस उस अवेयरनेस में होता है जो इस सवाल को पूछ रहा है। शायद असली रहस्य ये नहीं है कि आप कौन हैं, शायद असली रहस्य बस इतना है कि आप हैं, and that is the miracle.